Welcome students, welcome to MTC Learning. Subject Foundation Course, topic Schedule Caste. In this video, we are going to understand forms of violations of rights of Schedule Caste, redressal mechanism for Schedule Caste, and National Commission for Schedule Caste. Now, let us understand first the forms of violation of Schedule Caste. मतलब किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करते हैं शेड्यूल कास्ट पीपल. ओके, फर्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी. आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड. अगर कोई लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं अनटचेबिलिटी इन इंडिया में, उनको पनिश किया जाएगा. प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस. एनीवन डूइंग सो इज पनिशेबल बाय लॉ. वो एक ऑफेंस है. ऑफेंस मीन्स व्हाट? अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस. वो अपन कर नहीं सकते. क्या नहीं कर सकते? अनटचेबिलिटी एक्ट. अनटचेबिलिटी मीन्स व्हाट? पानी किसी मटके में नहीं देना या लोअर कास्ट पीपल को घर के अंदर नहीं लेना. ये सब चीज़ें जो होते हैं वो अनटचेबिलिटी का तरीका होते हैं. वो नहीं करना चाहिए. दैट इज अगेंस्ट द लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17. पार्लियामेंट पास अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 which was amended and renamed as Protection of Child Right Act 1955. पार्लियामेंट ने ये एक्ट को पास किया था 1955 में और उसको रीनेम्ड किया, उसको और एक नाम दिया as Protection of Civil Rights Act 1955. समझा? Second point is economic exploitation. Scheduled castes face the problem of economic exploitation on account of illiteracy and poverty. Means scheduled caste लोग ज़्यादा फेस करने वाला प्रॉब्लम जो है वो उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस है. किसकी वजह से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता है? बिकॉज ऑफ इलिटरेसी एंड ऑफ पॉवर्टी. द लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉयट द वीकर सेक्शन बाय मेकिंग देम वर्क फॉर द लॉन्गर आवर्स एट अ लो वेजेस. लैंडलॉर्ड्स कौन होते हैं? ज़मींदार्स. दे एक्सप्लॉयट, वो लोग एक्सप्लॉयट कर दे किन लोगों को? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. दैट इज शेड्यूल कास्ट होने दो या शेड्यूल ट्राइब्स होने दो या बैकवर्ड क्लासेस रहने दो. बाय मेकिंग देम वर्किंग फॉर द लॉन्ग आवर्स. जो बहुत ज़्यादा टाइम में उन लोगों को काम देते हैं और कम वेज टाइम के हिसाब से कम सैलरी देते हैं. Then we have bonded labors. Third point, scheduled caste people has to work as a beggar or other forms of force of bonded labors. For instance, most bonded laborers are low caste. जो भी बॉन्डेड लेबर होते हैं जिनको कंपलसरी काम करना पड़ता है, उनको फोर्स किया जाता है तुमको ये काम करना ही पड़ेगा बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम द लोअर कास्ट. लो कास्ट, इलिटरेट एंड एक्सट्रीमली पुअर पीपल. ओके, जिनको एम्प्लॉयमेंट का ज़रूरी होता है, जिनको पैसे का ज़रूरी होता है, इसीलिए वो खुद ही बॉन्डेड लेबर बन जाते हैं. और ये एक एस्टिमेट कहता है, दैट मीन्स वन एस्टिमेट सेज दैट 87% ऑफ बॉन्डेड लेबर आर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. फोर्थ पॉइंट, इनह्यूमन एक्ट. Insult or annoyance to the members of scheduled caste committee such as dumping of excreta, waste matters, carcasses of dead animals etc. in the premises of neighborhoods. कचरे फेंक देना उनके घर के सामने, डेड एनिमल को फेंक देना उनके घर के सामने, एक ह्यूमन एक्सक्रीटा को फेंक देना उनका घर के सामने, ये सब चीज़ें इनह्यूमन है जिसमें ह्यूमैनिटी बिल्कुल नहीं है. ओके, तो इसको किस तरीके से कहते हैं? जस्ट टू इंसल्ट देम कि दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. Denying from voting. Forceful voting in favor of a particular candidate in a manner other than they provide by the law. They are forced to vote. उनको फोर्स किया जाता है वोट करने. इसमें एक एग्जाम्पल है जो
मुन्ना लाल जीत है वो they were beaten badly in Agra. This happened in March 2012. क्यों ये ज़्यादा उनको मार रहे थे? क्योंकि they were refusing to vote to the particular party. वो particular party को वोट नहीं देना चाहते थे. Then also उनको compulsory वोट देने के लिए बोला गया था. वो नहीं देना चाहते थे, इसलिए उनको मार दिया गया था. ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ स्टेट असेंबली, और ये जो हुआ था ये यूपी में हुआ था, और ये इलेक्शंस था वो स्टेट असेंबली के लिए था. ह्यूमिलिटेशंस, insulting a member of scheduled caste with the intention of humilities in any place within public viewing including at the workplace. ऐसा अगर ये लोग शेड्यूल कास्ट के दौरे से आ रहे हैं, या वर्क प्लेस रहने दो, या एजुकेशन वाइज रहने दो, या एनी पब्लिक प्लेस रहने दो, दे वर इंसल्टेड, उनको इंसल्ट किया जाता था, विच इज़ वेरी अनॉयबल, विच इज़ शुड नॉट बी डन अकॉर्डिंग टू द ह्यूमैनिटी. ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए. देन ऑल्सो ये सब चीज़ें किया जाता था. डिस्ट्रक्शंस ऑफ प्रॉपर्टी, बर्निंग ऑफ हाउसेस प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट. जो भी शेड्यूल कास्ट का घर रहता था उनको बर्न किया गया था वो टाइम पे, एंड दैट वाज दिस वायोलेशन वाज ब्रॉट अप. 2012 तक भी ये चीज़ें हुआ था उड़ीसा में, जिधर बोलंगी डिस्ट्रिक्ट था, उसमें 50 घर शेड्यूल कास्ट का था जो बर्न किया गया था विदाउट एनी रीज़न. एंड वो चीज़ें करते वक्त दे आर नॉट दैट मच गिल्ट कॉन्शियस, okay with that, but it is very wrong. But this kind of violation still now there are many places where scheduled caste people are facing, especially in the rural areas, because it can be seen separately these people are coming from the scheduled caste people. तो ये सब चीज़ें ओवरकम करने के लिए रीड्रेसल मैकेनिज्म फॉर शेड्यूल कास्ट लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में. ये कॉन्स्टिट्यूशन बाय आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 हैज़ रिकॉग्नाइज्ड एवरी इंडिविजुअल एज अ राइट टू सीक रीड्रेसल फ्रॉम द कोर्ट फॉर हिज और अ राइट. ओके, ये जो रीड्रेसल मैकेनिज्म था, जो उनको राइट किया गया है कि नहीं, ये इनके पास राइट्स है कि ये अपना प्रॉब्लम्स जो अपने ऊपर वायलेशंस हो रहा है उसको जाके गवर्नमेंट को बताने के लिए फटाफट के लिए 2 आर्टिकल लाए गए थे, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226. आर्टिकल 32 बोलता है एन इंडिविजुअल इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स, ही कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट एंड सीक जस्टिस. मतलब पार्लियामेंट कैन ऑल्सो एम्पावर एनी कोर्ट टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. मतलब पार्लियामेंट उनको ऑर्डर दे सकता है कि कोई भी कोर्ट रहना तो वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से पावर मिलेगा विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शंस. उसका लोकल लिमिट के अंदर ही उनको वो पावर मिलेगा, और उनका वायोलेशंस प्रॉब्लम क्या है वो देख के उसका सोल्यूशन कैसा ला सकते हैं वही अथॉरिटीज़ लोग ढूंढ सकते हैं. आर्टिकल 226 empowers every high court to issue the rights. That means the court are empowered to accept the written petitions from the person. written petition मतलब रिटर्न वे में लिख के मिला जो petition है, और वो पर्सन whose rights have been violated, जिसका राइट्स वायोलेट हुआ, जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, वही बंदा अगर वो लिख के देता है, रिटन पिटिशंस के द्वारा देता है, वो हाई कोर्ट को लेना बहुत ज़रूरी है. तो ये 2 रीड्रेसल मैकेनिज्म शेड्यूल कास्ट के लिए मिला है, जो विच इज़ वेरी गुड फॉर द इंडिविजुअल. हर एक इंडिविजुअल, अगर शेड्यूल कास्ट का पर्सन एक इंडिविजुअल है, वो बोलता है मेरा राइट्स वायोलेट होता है, तो उसके पास कौन सा अधिकार के द्वारा वो कोर्ट में अपना सम्मन दे सकता है, ये 2 आर्टिकल के अंडर से इसमें वो दे सकता है. आर्टिकल 32 बोलता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना जस्टिस ले सकता है. आर्टिकल 226 बोलता है वो हाई कोर्ट में अपना रिटन पिटीशन दे सकता है.
और ये जो रीड्रेसल मैकेनिज्म है ये हर लेवल में पहुंचा गया था, नेशनल लेवल रहने दो या स्टेट लेवल रहने दो, वेदर इट इज़ अ नेशनल लेवल और वेदर इट इज़ अ स्टेट लेवल, ये दोनों साइड में भी ये रीड्रेसल मैकेनिज्म अपना इंडिया में काम करेगा। और इसको एक फॉर्म में लेके आया था, वो फॉर्म था कमीशन सच एज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो अपन ये कमीशन का नाम है, डिफरेंट नेम्स जिसमें लोग अपना प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, दैट इज़ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये सब उसका फॉर्म्स है रीड्रेसल मैकेनिज्म का। ओके, पहला रीड्रेसल मैकेनिज्म हर लेवल में पहुंचा जा सकता है, नेशनल लेवल होने दो या स्टेट लेवल होने दो। ओके, एंड इसका फॉर्म किधर आया था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में। नाउ ये जो कमीशंस हुआ था उसमें नेशनल कमीशंस फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट 1978 से चालू हुआ है। नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। 1978 में दोनों साथ में थे, कौन दोनों, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, उसको बोलते थे नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन। ओके, फिर 1987 में, 78 के बाद 10 साल के बाद 87 में renamed as National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Okay, इसको अलग नाम दिया था 1987 में, दैट इज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। उसके बाद ये 65th अमेंडमेंट 1990 में उसका नाम मिला था मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के अंदर आया था। और 89 अमेंडमेंट एक्ट 2003 इसको बाइफोग्रेट किया था, दोनों को, शेड्यूल कास्ट को अलग से बाइफोग्रेट किया था, शेड्यूल ट्राइब्स को अलग से बाइफोग्रेशन किया था, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। 78 में उसका नाम था नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। 87 में उसको और एक नाम रीनेम्ड एज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। फिर उसको 65th अमेंडमेंट में लाया था 1990, उसका नाम हुआ था मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, दैट केम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एंड 89 अमेंडमेंट 2003 में उसको अलग किया था, दैट इज bifurcated by National Commission for Scheduled Castes and National Commission for Scheduled Tribes। इसका फंक्शंस क्या है, फंक्शंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट क्या है? फंक्शंस ये है, फर्स्ट टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड बाय द फॉर द शेड्यूल कास्ट। ओके, पहला इन्वेस्टिगेट करो और मॉनिटर करो कि हर एक मैटर्स शेड्यूल कास्ट के लिए सेफगार्ड है कि नहीं है, विच वॉज अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द लॉ और एनी अदर ऑफ द गवर्नमेंट टू इवैल्यूएट द वर्किंग ऑफ सच सेफगार्ड फॉर शेड्यूल कास्ट। मीन्स हर कोई गवर्नमेंट इसको इवैल्यूएट कर सकता है, इसको एग्जामिन कर सकता है कि इसका काम जो चालू है सेफगार्ड करने का शेड्यूल कास्ट बराबर चालू है कि नहीं है। ओके, to inquire into specific complaint with respect to the deprivations of rights and safeguard of scheduled caste, और investigate to all the matters के बाद उसको inquiry करना है into specific complaint के द्वारा उसको inquiry किया जाएगा, to participate and advise on the planning process of socio-economic development of scheduled caste and to evaluate the progress of their development। उसको पार्टिसिपेट करने का और एडवाइस देने का, उसका प्लानिंग प्रोसेस किस तरीके से है शेड्यूल कास्ट को सोसाइटी में और इकोनॉमिक में, सोशल डेवलपमेंट में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में
to evaluate the progress of their development. Okay, and उसको सिर्फ एडवाइस सिर्फ नहीं बल्कि एडवाइस के साथ साथ उसको एग्जामिन भी करने का कि वो प्रोग्रेस और वो डेवलपमेंट बराबर हो रहा है कि नहीं है. ये प्रोग्रेस और डेवलपमेंट फंक्शंस प्रॉपरली होता है कि नहीं है किधर देखेंगे, यूनियन में भी एज वेल एज स्टेट में भी. और इसके बाद इसको एक रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट के पास साल में एक बार भेजेंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किया, किस तरीके से इवैल्यूएट किया और किस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है शेड्यूल कास्ट का. और ये रिपोर्ट में सिर्फ रिपोर्ट ही उन लोग सबमिट नहीं करेंगे, दे विल ऑल्सो सबमिट द रिकमेंडेशंस एज वेल एज गिविंग सच सजेशन देंगे कि किस तरीके से मेजर्स, किस तरीके से इधर का एक्टिविटीज़ का ज़रूरत है यूनियन में और एनी स्टेट में फॉर द इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, जिसके वजह से वो लोग प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. देन to discharge such other function in relation to the protections, welfare and development and advancement of the scheduled caste as the president may subject for the provisions. अगर कोई फंक्शंस करने के लिए प्रेसिडेंट बोलते हैं कि ये भी इम्प्लीमेंट करो तो वो फंक्शंस को भी उधर के अथॉरिटीज़ लोग इम्प्लीमेंट करेंगे. पावर्स ऑफ द कमीशन. फर्स्ट, summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him as an oath. मतलब कोई भी इंसान कौन सा भी पार्ट में रहने दो, अगर वो उसका एविडेंस का ज़रूरी है, उसको इंक्वायरी करना ज़रूरी है, गवर्नमेंट हैज राइट्स एंड गो एंड इंक्वायर इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया. Requiring the discovery and productions of any documents. Then उनको जो ज़रूरत है, कौन सा भी डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत है तो उसको उसके बारे में पूछताछ करना, उसके बारे में पता करने के लिए अधिकार उनको किधर भी कर सकते हैं, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स. Requesting any public record or copy thereof from any court or office. और उनके पास अधिकार है कि कोई कोर्ट में भी जाके एनी कोर्ट एट एनी ऑफिस, पब्लिक ऑफिस, दे कैन go and take that record. They have a right to do that. Issuing commissions for the examinations of witness and documents, and commissions can examine the witnesses and documents as per their need. Any other matter with the president may determine, and whatever matter the president determine they can do. इसके बाद उसको इंक्वायरी करना स्पेसिफिक कंप्लेंट्स में, इंक्वायरी इनटू केस ऑफ एट्रोसिटीज. Commission can also monitor that with their रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद देयर नीड्स, विद देयर वांट्स. शेड्यूल कास्ट में जो प्रॉब्लम्स होता है उनको इंक्वायरी करना, उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अथॉरिटी के पास अधिकार है. भले वो स्पेसिफिक कंप्लेंट होने दो या हर एक जगह में कुछ एक प्रॉब्लम ज़्यादा उनको फेस करना पड़ता है, उसके बारे में इंक्वायरी करने होने दो. या उनको कोई केस है जो उनके लिए बहुत लॉसेस देते हैं, उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने के लिए हर एक अथॉरिटीज़ को उनके बारे में समझना पड़ेगा. उनको पहला एफआईआर रजिस्टर करना पड़ेगा, लोकल पुलिस में कंप्लेन एफआईआर करना पड़ेगा. फिर सीनियर पुलिस ऑफिसर को भी उसके बारे में देखभाल करना पड़ेगा कि बराबर सब चीज़ें जा रहा है कि नहीं, और वो प्रॉपर चार्जशीट फाइल की है कि नहीं, और स्पेशल कोर्ट का केस में अपना केस को लगा है कि नहीं, पब्लिक प्रोसिक्यूट है कि नहीं वो काम करने के लिए, और पब्लिक प्रोसिक्यूट को पुलिस का हेल्प चाहिए हर एक विटनेस को लेके आने के लिए. ये सब इंक्वायरी और कमीशंस के द्वारा किया जाएगा. इतना पावर होता है ये नेशनल कमीशन के अंदर कि किस तरीके से इनको सेफ गार्ड के लिए इम्पोर्टेंस देना चाहिए. थैंक यू.